अकबर बीरबल 3 पहेलियाँ और शाही मोर। भाग 1। बादशाह का अजीबोगरीब ऐलान। आगरा में सर्दियों की गुनगुनी धूप खिली थी। यमुना के किनारे बने आलीशान महल में बादशाह अकबर अपने खास दरबारियों के साथ बैठे थे। माहौल खुशनुमा था, लेकिन बादशाह अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अचानक उन्होंने अपने मुख्य वजीर से कहा, वजीर साहब, आज हमारा मन कुछ उचाट सा है। रोज का यह राजकाज, यह फैसले, हम कुछ नया करना चाहते हैं। सभी दरबारी सचेत हो गए। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, जहांपनाह, हुक्म दीजिए, क्या आज शेरों की लड़ाई का आयोजन किया जाए? बादशाह ने ना में सिर हिलाया। एक और दरबारी बोला, क्या शाही दावत रखी जाए, जहांपनाह? नहीं, अकबर ने कहा, आज हम दरबार की बुद्धिमत्ता को परखना चाहते हैं। और हाँ, बीरबल कहाँ है? तभी दरवाजे से आवाज आई, गुस्ताखी मास, जहांपनाह, आपका यह सेवक हाजिर है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। अकबर मुस्कुराए। आओ बीरबल, आओ, हम तुम्हीं को याद कर रहे थे। आज हमने दरबार के लिए एक चुनौती सोची है। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और टहलते हुए कहने लगे, हमने 3 पहेलियाँ सोची है। जो भी दरबारी इन तीनों पहेलियों का सही जवाब देगा, उसे शाही खजाने से 5,000 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। 5,000 अशर्फियों का नाम सुनते ही सभी दरबारियों की आंखें चमक उठीं। मुल्ला दो प्याजा और कई अन्य दरबारी, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझते थे, फौरन अपनी अचकन ठीक करने लगे। अकबर ने कहा, लेकिन एक शर्त है। यह पहेलियाँ आसान नहीं है, और इनका जवाब आपको इसी भरे दरबार में कल सुबह तक देना होगा। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए पहली पहेली कही। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आने वाली होती है, पर कभी आती नहीं? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला ख्वाब, कोई बोला मौत। अकबर ने उन्हें रोका, जवाब कल सुबह। अब सुनो दूसरी पहेली। दूसरी पहेली, वह क्या है जिसे आप जितना ज्यादा बांटते हैं, वह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है? इस बार दरबारी और उलझ गए। दौलत? नहीं, वो तो घटती है। दुख? नहीं, वो भी कम होता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। और अब अकबर ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, तीसरी और आखिरी पहेली। इसका जवाब सबसे मुश्किल है। तीसरी पहेली, हमारे शाही बागीचे में एक मोर है। हमें कल सुबह तक यह जानना है कि उस मोर के पंखों की सटीक गिनती क्या है। न एक कम, न एक ज्यादा। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक असंभव काम था। मुल्ला दो प्याजा ने फौरन कहा, जहांपनाह, यह तो नामुमकिन है। कोई मोर के पंख कैसे गिन सकता है? जैसे ही हम गिनने की कोशिश करेंगे, वह या तो उड़ जाएगा या पंख झड़ा देगा। अकबर हंसे, यही तो चुनौती है मुल्ला जी। 5,000 अशर्फियाँ ऐसे ही नहीं मिलती। कल सुबह का सूरज उगने तक हमें तीनों पहेलियों के जवाब चाहिए। दरबार बर्खास्त कर दिया गया। सभी दरबारी भारी मन और उलझे हुए दिमाग के साथ बाहर निकलने लगे। वे जानते थे कि पहली 2 पहेलियाँ फिर भी सोची जा सकती है, लेकिन मोर के पंख गिनना, यह काम बीरबल भी कैसे करेगा? सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थी, जो बड़े आराम से महल से बाहर जा रहे थे, जैसे उन्हें कोई चिंता ही न हो। मुल्ला दो प्याजा ने अपने साथियों से कहा, देख लेना, कल इस बीरबल की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। 5,000 अशर्फियाँ तो हम ही जीतेंगे। आगरा के किले में एक उदास सुबह। यह बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान का तख्त, यानी आगरा का किला, शांति और समृद्धि से जगमगा रहा था। लेकिन उस दिन शाही दरबार की सुबह थोड़ी अलग थी। सूरज की पहली किरणें दीवान खास के मखमली पर्दों से छनकर आ रही थीं, लेकिन बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मन में कोई रोशनी नहीं थी। वह अपने सिंहासन पर बैठे तो थे, पर उनका चेहरा गहन चिंतन की छाया में डूबा हुआ था। बादशाह अकबर, जो अपने शासनकाल की सबसे जटिल समस्याओं को पलक झपकते ही हल कर देते थे, आज एक अदृश्य मानसिक पहेली में उलझे हुए थे।
पिछले कुछ दिनों से उनके मन में बार बार एक ही विचार कौंध रहा था, ज्ञान की सीमाएं कहाँ है। उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों को देखा। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई राज्य के राजस्व का हिसाब दे रहा था तो कोई नए कानूनों की मसौदा तैयार कर रहा था। लेकिन बादशाह को लगा ये सारे काम बस दुनियावी है, असली ज्ञान तो कहीं और छिपा है। अकबर ने एक लंबी सांस ली और अपनी उंगली से सिंहासन के सुनहरे नक्काशी को सहलाया। अचानक उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और दरबार में अपने सबसे भरोसेमंद और अजीज दरबारी को ढूंढा, अबुल फतह जलालुद्दीन बीरबल। बीरबल उस समय पीछे की पंक्ति में बैठे चुपचाप एक कवि की कविता सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी जो दर्शाती थी कि उनके मन में दुनिया की हर जटिलता का एक सरल समाधान मौजूद है। बीरबल, बादशाह ने अपनी बुलंद आवाज में पुकारा, जिसमें हल्की सी बेसब्री थी। बीरबल तुरंत खड़े हुए और शालीनता से झुककर अदब किया। हुजूर, मेरे लिए क्या हुक्म है? दूसरा दृश्य, ज्ञान की प्यास। अकबर ने अपने खास वजीर टोडरमल को राजस्व के कागज एक तरफ रखने का इशारा किया। पूरे दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। सभी जानते थे कि जब बादशाह सीधे बीरबल को बुलाते हैं तो मामला कोई साधारण राजकीय कामकाज नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की कसौटी का होता है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और पूछा, बीरबल, तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माने जाते हो। तुम हर बात का जवाब दे सकते हो और हर पहेली को सुलझा सकते हो, लेकिन क्या तुम ज्ञान की उन 3 सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी बातों को जानते हो जो हर इंसान को पता होनी चाहिए? बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, यह आपकी दयालुता है कि आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। कृपया सवाल पूछिए। यदि वे ज्ञान के दायरे में होंगे तो मैं अपनी पूरी क्षमता से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अकबर ने जोर से सांस ली और अपने मन की गहराइयों में दबे हुए 3 सवाल एक एक करके दरबार के सामने रखे। उनकी आवाज में एक सम्राट का अधिकार और एक जिज्ञासु व्यक्ति की उलझन दोनों थी। पहला सवाल, बीरबल, मुझे बताओ, इस विशाल दुनिया का ठीक ठीक केंद्र, मिडल, कहाँ है, जिस पर पूरी धरती टिकी हुई है? दूसरा सवाल, मुझे यह भी बताओ कि हमारे ऊपर फैले इस अनंत आसमान में कुल कितने तारे हैं? उनकी सही संख्या क्या है? तीसरा सवाल, और सबसे मुश्किल, मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है? तुम कैसे जानोगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ये सवाल ऐसे थे जिनका जवाब देना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। दुनिया का केंद्र, तारों की संख्या और बादशाह के मन की बात, यह तो जादू था, ज्ञान नहीं। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सम्मान व्यक्त किया, आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपके सवाल बहुत ही बुनियादी और अहम हैं। वे ज्ञान की सच्ची तलाश को दर्शाते हैं। लेकिन ऐसे जटिल और असाधारण सवालों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। मुझे इन सवालों का सटीक, प्रामाणिक और मज़ेदार जवाब ढूंढने के लिए 7 दिनों का वक्त चाहिए। अकबर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल से इसी तरह के आत्मविश्वास की उम्मीद थी। ठीक है, बीरबल, तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है। यदि तुम 7 दिनों के भीतर इन तीनों सवालों के ऐसे जवाब नहीं दे पाए जो मेरी तर्क और बुद्धिमत्ता को संतुष्ट कर सकें, तो तुम्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। जाओ और अपनी पूरी अक्ल लगाकर सोचो। बीरबल ने एक और अदब किया और धीरे से दरबार से बाहर निकल गए, जबकि पूरी सल्तनत संस्था में यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि इस बार बीरबल कौन सा चमत्कार दिखाएंगे। पहला दृश्य, 7 दिनों की प्रतीक्षा। बीरबल के दरबार से जाने के बाद आगरा के किले में एक अजीब सा माहौल बन गया था। दरबारी, खासकर वे जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या करते थे, खुसर पुसर कर रहे थे। उनका मानना था कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस चुके हैं। भला कौन बता सकता है कि दुनिया का केंद्र कहाँ है, या आसमान में कितने तारे हैं? बादशाह अकबर भी चिंतित थे, लेकिन उनकी चिंता बीरबल के हारने की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि क्या वास्तव में कोई इंसान इन सवालों का जवाब दे सकता है। उधर
बीरबल ने ये 7 दिन किसी महान गणितज्ञ या ज्योतिषी से सलाह लेने में नहीं बिताए। उन्होंने अपना ज्यादातर समय बच्चों के साथ खेलने, किसानों से बात करने और अपनी कल्पना शक्ति को उड़ान देने में लगाया। उन्होंने समझा कि अकबर के सवाल ज्ञान के नहीं बल्कि दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव के थे। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए केवल तर्क ही नहीं बल्कि हास्य और आत्मविश्वास की भी जरूरत थी। ठीक 7वें दिन, जब सूर्य पूरी तरह से दीवाने खास को प्रकाशित कर रहा था, बीरबल शान से दरबार में हाजिर हुए। उनके एक हाथ में एक साधारण सी छड़ी थी और उनके साथ एक मोटा ताजा काला मेंढा ढेर था। इस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर पूरे दरबार में दबी हुई हंसी और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। दूसरा दृश्य, पहले सवाल का हाजिर जवाबी जवाब। अकबर ने अपनी भौं हिचकाई। बीरबल, यह क्या तमाशा है? मैंने तुमसे 3 सबसे मुश्किल सवालों के जवाब मांगे थे और तुम दरबार में एक मेना और एक छड़ी लेकर आए हो। बीरबल ने नवाबों और वजीरों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर उपहास साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने सम्मानपूर्वक बादशाह को सलाम किया। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह तमाशा नहीं बल्कि सत्य है। मैं आपके पहले सवाल का जवाब लेकर आया हूँ। आपने पूछा था, इस विशाल दुनिया का ठीक ठीक केंद्र मिडल कहाँ है? बीरबल ने फिर जमीन पर रखी अपनी छड़ी को उठाया और दरबार के फर्श पर बादशाह के सिंहासन से लगभग 10 कदम दूर एक निशान बनाया। फिर उन्होंने उस काले मेंढे को बुलाया और उसकी एक टांग को उस निशान पर कसकर टिका दिया। हुजूर, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने बहुत खोजबीन की है और मैंने दुनिया का केंद्र ढूंढ लिया है। पूरे दरबार में उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। और वह कहाँ है? अकबर ने बेसब्री से पूछा। बीरबल ने अपनी छड़ी को उस मेंढे की टांग के पास टिकाया और घोषणा की, जहांपनाह, इस वक्त ठीक इसी जगह मेरे इस मेंढे की टांग के नीचे इस पूरी धरती का केंद्र सेंटर ऑफ द अर्थ है। यह एकदम सटीक बिंदु है। अकबर और सारे दरबारी भौचक के रह गए। क्या तुम ये क्या कर रहे हो बीरबल? अकबर ने हंसने की कोशिश करते हुए पूछा। यह तो सिर्फ एक अनुमान है। तुम इसे साबित कैसे करोगे? बीरबल ने अपनी मुस्कान चौड़ी की। यही तो बात है हुजूर, आप मेरी बात को झूठा साबित करके दिखाइए। आप चाहे तो मेरे ऊपर दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों, भूगोलवेत्ताओं और सर्वेक्षकों को लगा दे। उन्हें पूरी दुनिया नापने दे और यदि वे 1 भी इंच का फर्क साबित कर दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। उन्होंने आगे कहा, हुजूर, जब दुनिया अनंत है और हर इंसान अपने आप में दुनिया का केंद्र है, तो किसी भी जगह को केंद्र मान लेने में क्या हर्ज है? यदि कोई व्यक्ति किसी और जगह को केंद्र मानता है, तो यह उसका अपना दावा होगा। जब तक कोई व्यक्ति मेरे इस दावे को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ झूठा साबित नहीं कर देता, तब तक यह सत्य है। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल को घूरते रहे। फिर उनके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैली। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। बीरबल ने उन्हें उनकी ही चालाकी से हरा दिया था। बीरबल का जवाब न केवल सही था, बल्कि यह दर्शाता था कि कुछ सवालों के जवाब तर्क से नहीं, बल्कि मान्यता और दृष्टिकोण से दिए जाते हैं। वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब देकर मुझे संतुष्ट कर दिया है, अकबर ने कहा। अब बीरबल ने अगला मोर्चा संभाला। हुजूर, अब यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आसमान में कुल कितने तारे हैं? बीरबल ने मेंढे को वहीं बांध दिया और उसकी तरफ इशारा किया। पहले सवाल का संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद दरबार का माहौल हल्का हो चुका था। जहांपनाह अकबर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बीरबल से जलने वाले दरबारी अब चुप्पी साधे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अपने काले मेंढे भेड़ की तरफ इशारा किया, जिसे उन्होंने अभी भी वहीं खड़ा रखा था। हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, आपका दूसरा सवाल बहुत ही वैज्ञानिक है। आसमान में कुल कितने तारे हैं? बीरबल ने आगे कहा, मैंने यह पता लगाने के लिए 7 रातें जाकर बिताई है। ज्योतिषियों और गणितज्ञों को लगा दिया था, लेकिन हर बार गिनती अलग अलग आई, क्योंकि इंसान की आंखें थक जाती है और गिनती में चूक हो जाती है। उन्होंने मेंढे के पास जाकर उसके घने ऊनी शरीर को थपथपाया।
लेकिन जहांपना, मैंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे बिल्कुल सटीक गिनती हो गई। मैंने पाया कि तारे उतनी ही संख्या में हैं जितनी संख्या में इस मेंढे के शरीर पर बाल हैं। पूरा दरबार एक बार फिर भौचक्का रह गया। दरबारी आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। यह कैसा जवाब था? अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो? भला इस बेजुबान जानवर के बाल आसमान के तारों की गिनती कैसे बता सकते हैं? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हुजूर, ये कोई मजाक नहीं है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं जिनकी गिनती करना असंभव लगता है, आसमान के तारे और एक भेड़ के शरीर पर बाल। मैंने इन दोनों की गिनती को बराबर मान लिया है। दूसरा दृश्य, गिनने की चुनौती। बीरबल ने आत्मविश्वास से अपनी बात जारी रखी। अब यदि आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। क्या चुनौती? ओ अकबर ने पूछा। हुजूर, यदि आप मेरे दावे को झूठा साबित करना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना होगा, इस मेंढे के सारे बालों को गिनना और फिर रात के समय आसमान के सारे तारों को गिनना। यदि दोनों की संख्या में एक भी बाल या एक भी तारे का अंतर आया, तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बीरबल की इस चतुराई भरी चुनौती ने दरबारियों को हंसने पर मजबूर कर दिया। वे जानते थे कि अकबर की पूरी सल्तनत भी मिल जाए तो इस मेंढे के शरीर के बालों की गिनती सालों तक पूरी नहीं हो पाएगी और आसमान के तारों की गिनती तो नामुमकिन थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की आंखों में देखा। वह समझ गए कि बीरबल ने फिर से असंभव को संभव बनाने के लिए एक ऐसा तार्किक जाल बुना है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बीरबल, तुम हमेशा एक ऐसा जवाब लाते हो जो सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चुनौती स्वीकार करने के लिए इतना मूर्ख हूं कि अपने दरबारियों को एक भेड़ के बाल गिनने के काम पर लगा दूं? अकबर ने हंसते हुए पूछा। जहांपना, बीरबल ने नम्रता से कहा, यह शाही हुक्म होगा। यदि गिनती करनी है तो पूरी सच्चाई से करनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं बीरबल, मेरी बुद्धिमत्ता तुम्हारी बुद्धिमत्ता से पराजित होती है। मैं मान गया कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने इस मेंढे के शरीर पर बाल हैं। तुमने मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी बेहतरीन तरीके से दे दिया। अब समय आ गया था सबसे मुश्किल सवाल का। यह सवाल ऐसा था जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनके मनोविज्ञान और शारीरिक हावभाव को पढ़ने की क्षमता की भी परीक्षा होनी थी। बहुत खूब बीरबल, अकबर ने कहा। अब आता है आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल जिसका जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और तैयार हो गए। पहला दृश्य, अंतिम चुनौती का सामना। तीसरे सवाल ने दरबार में सबसे अधिक तनाव पैदा कर दिया था। पहले दो सवालों के जवाब तो तर्क या हास्य पर आधारित थे, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है यह जान लेना तो दैवीय शक्ति के समान था। बादशाह अकबर अब पूरी तरह से बीरबल पर केंद्रित थे। उनकी आंखों में चुनौती और आशा दोनों थी। हुजूर, बीरबल ने सम्मान से खड़े होकर कहा, यह सवाल वाकई में सबसे मुश्किल है क्योंकि किसी व्यक्ति के मन को पढ़ना लगभग असंभव है। लेकिन मैं वर्षों से आपकी सेवा में हूँ। मैंने आपके सुख, दुख, चिंता और हर्ष के सभी क्षण देखे हैं। मैं आपके स्वभाव, आपकी इच्छाओं और आपकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह समझता हूँ। बीरबल ने एक पल के लिए रुककर बादशाह की आंखों में देखा और अपनी आवाज में थोड़ा नाटकीय आत्मविश्वास भरते हुए कहा, जहांपना, इस समय आपके मन में, आपके हृदय की गहराइयों में केवल एक ही विचार चल रहा है। दरबार का हर व्यक्ति सांस रोककर खड़ा था। और वह क्या है? अकबर ने धीरे से पूछा। बीरबल ने आगे बढ़कर बिना किसी भय के घोषणा की, हुजूर, आप इस समय यही सोच रहे हैं कि मैं, बीरबल, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और इन तीनों मुश्किल सवालों का जवाब इतनी चतुराई और तर्क के साथ देने के बाद मुझे अपने पद पर बने रहने का पूरा अधिकार है और अकबर बादशाह मेरी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न है। दूसरा दृश्य, सम्राट का फैसला। यह जवाब सुनकर दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। दरबारी, जो पहले गंभीर बैठे थे, अब जोर जोर से हंस रहे थे। बादशाह अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
वह सिंहासन पर पीछे झुक गए और जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी रुकी तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर बार मुझे अचंभित कर देते हो। यह तुमने कैसे जाना कि मेरे मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने सिर झुकाया और जवाब दिया, हुजूर, यह मनोविज्ञान है। जब कोई व्यक्ति किसी असाधारण चुनौती को पार करता है तो चुनौती देने वाले के मन में दो ही बातें होती है, या तो उसे अत्यधिक क्रोध आएगा क्योंकि वह हार गया, या उसे अत्यधिक खुशी होगी क्योंकि उसके दरबारी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीरबल ने तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा, जब मैंने पहले 2 सवालों के जवाब दिए थे तो मैंने देखा कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष का भाव था, क्रोध का नहीं। आपके चेहरे की चमक, आपकी मुस्कान और आपके ठहाके, ये सब इस बात का प्रमाण थे कि आप मेरी चतुराई से खुश हैं। और एक सम्राट जो अपने वजीर की चतुराई से खुश होता है, वह स्वाभाविक रूप से यही सोचेगा कि मेरा वजीर सबसे बुद्धिमान है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इसलिए मैंने बिना किसी गलती के यह जान लिया कि आपके मन में मेरी जीत की खुशी और मेरे पद पर बने रहने की स्वीकार्यता का विचार चल रहा था। तीसरा दृश्य, इनाम और सम्मान। बादशाह अकबर अपनी सीट से उठे और बीरबल को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। ए बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई माप नहीं सकता। अकबर ने तुरंत खजांची को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल को सोने के 1000 अशर्फियाँ दी जाए और उन्हें दरबार में तर्क शिरोमणि का नया खिताब दिया जाए। उन्होंने न केवल मेरे 3 सवालों का जवाब दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल भी हास्य, आत्मविश्वास और तर्क से हल किए जा सकते हैं। पूरे दरबार ने बीरबल के लिए तालियां बजाईं। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया और बादशाह अकबर को यह सिखाया कि सत्य केवल गणित या विज्ञान में ही नहीं होता, बल्कि दृष्टिकोण और हाजिर जवाबी में भी छिपा होता है। असली उत्तराधिकारी, भाग 1, 2 माएँ, 1 बेटा। पहला दृश्य, नगर में हलचल। यह बात उन दिनों की है जब आगरा से कुछ दूर एक समृद्ध और शांत नगर हुआ करता था। इस नगर का एक प्रतिष्ठित और अत्यंत धनी व्यापारी था, सेठ धर्मपाल। सेठ धर्मपाल अपने व्यापार और दान पुण्य के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों की मन्नतों और पूजा पाठ के बाद धर्मपाल और उनकी पहली पत्नी रानी ने एक बेटे को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया प्रवीण। प्रवीण को घर में शहजादे की तरह पाला गया। धर्मपाल का सारा धन, सारी संपत्ति और सारा प्यार उसी के लिए था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रवीण के बड़े होने के कुछ ही साल बाद सेठ धर्मपाल ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी सुशीला एक तेजतर्रार और महत्वाकांक्षी महिला थी। जल्द ही सुशीला ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वरुण। अब घर में 2 बेटे थे, एक गोद लिया हुआ प्रवीण और दूसरा सगा वरुण। दोनों बेटों के प्रति सेठ धर्मपाल का प्रेम समान था। दूसरा दृश्य, सेठ की मृत्यु और विवाद की शुरुआत। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन सेठ धर्मपाल का अचानक देहांत हो गया। सेठ धर्मपाल की मृत्यु के बाद जल्द ही घर में एक भयंकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद का केंद्र था संपत्ति और व्यापार का असली उत्तराधिकारी कौन बनेगा। रानी, पहली पत्नी और प्रवीण की दत्तक मां का दावा था। प्रवीण मेरा पहला बेटा है, वह सबसे बड़ा है और सेठ जी उसे ही अपना कारोबार सौंपना चाहते थे। उसने सेठ जी की गैरमौजूदगी में व्यापार संभाला है, वही असली उत्तराधिकारी है। सुशीला, दूसरी पत्नी और वरुण की सगी मां का दावा था। यह कैसा न्याय? वरुण सेठ जी का सगा खून है, प्रवीण तो सिर्फ गोद लिया हुआ है। सगे बेटे के होते हुए कोई गोद लिए हुए को संपत्ति कैसे दे सकता है? वरुण ही असली उत्तराधिकारी है। दोनों माएँ अपने अपने बेटे के लिए लड़ रही थीं। प्रवीण और वरुण दोनों ही जवान और सक्षम थे, लेकिन दोनों का भविष्य दांव पर था। चूंकि सेठ जी अपनी संपत्ति का कोई लिखित वसीयतनामा नहीं छोड़ गए थे, इसलिए मामला इतना उलझ गया कि नगर के पंच और काजी भी कोई अंतिम फैसला नहीं सुना पाए। अंत में
नगर के मुखिया ने फैसला किया कि इस अत्यंत जटिल मामले को बादशाह अकबर के दरबार में ले जाया जाए, जहां बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति न्याय कर सके। तीसरा दृश्य, बीरबल के सामने चुनौती। कुछ ही दिनों में यह जटिल मुकदमा आगरा के शाही दरबार में पहुंच गया। बीरबल, जो न्याय की तराजू को हमेशा सत्य के पक्ष में रखते थे, इस मामले की गहराई को समझ गए थे। यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था, यह सगे रिश्ते और दत्तक रिश्ते के बीच के भावनात्मक संघर्ष का मामला था। जब सेठ धर्मपाल की दोनों पत्नियां और दोनों बेटे, प्रवीण और वरुण, अपनी दलीलें दे रहे थे, तो पूरा दरबार खामोश था। रानी ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैंने इसे दूध पिलाया है, इसे पालपोस कर बड़ा किया है। मेरी कोख भले ही सुनी रही हो, पर दिल में इसके लिए सच्चा प्यार है। यह मेरा असली बेटा है। सुशीला ने गुस्से से कहा, यह सब झूठ है जहांपना। माँ का असली रिश्ता कोख से होता है, पालने से नहीं। वरुण ही सेठ जी का असली खून और असली उत्तराधिकारी है। बादशाह अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, यह मामला वाकई बहुत जटिल है। दोनों माएं अपने अपने बेटे पर सच्चा हक जता रही है। तुम ही बताओ, कैसे पता चलेगा कि इन दोनों बेटों में से असली उत्तराधिकारी कौन है और इन दोनों पत्नियों में से असली माँ का प्रेम किसके दिल में है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को प्रणाम किया। जहांपनाह, घबराइए नहीं। प्रेम और स्वामित्व में बहुत अंतर होता है। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए हमें न केवल कानून का नहीं, बल्कि मानव हृदय के स्वभाव का भी सहारा लेना होगा। बीरबल ने कुछ सोचा और दरबार के अधिकारियों को एक अजीबोगरीब हुक्म दिया। ठीक है, मैं कल सुबह तक दोनों पक्षों को उनका अंतिम फैसला सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अभी, तुरंत, मेरे हुक्म से इन दोनों बेटों, प्रवीण और वरुण को एक शाही कारागार में डाल दिया जाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। माए चीख पड़ी, यह कैसा न्याय था? असली उत्तराधिकारी, भाग 2, कारागार और बीरबल का नाटक। पहला दृश्य, बीरबल का अजीबोगरीब हुक्म। बीरबल के हुक्म पर दोनों बेटों, प्रवीण और वरुण, को शाही कारागार में डाल दिया गया। यह निर्णय सुनने के बाद दोनों माएं, रानी और सुशीला, आंसू बहाती हुई दरबार में गिर पड़ी। हुजूर, यह कैसा न्याय? रानी ने रोते हुए कहा। मेरा बेटा एक नेक व्यापारी है, कोई अपराधी नहीं। उसे कारागार में क्यों डाला गया? सुशीला ने भी चीखते हुए विरोध किया, क्या बीरबल हमें सजा दे रहे हैं? हमारे बेटों को आजाद करो। बादशाह अकबर भी थोड़ा असहज थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा न्याय हमेशा तर्कसंगत होता है, लेकिन किसी निर्दोष को जेल भेजना, यह तो अन्याय है, अकबर ने कहा। बीरबल ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। जहांपनाह, घबराइए नहीं। यह केवल न्याय का एक हिस्सा है। मैं उन बेटों को सजा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इनकी माताओं के हृदय की परीक्षा ले रहा हूँ। सच्चा प्रेम कभी भी अपने प्रियजन को दुख में नहीं देख सकता, भले ही उसे खुद कष्ट उठाना पड़े। बीरबल ने दरबारियों को शांत रहने का इशारा किया और दोनों माताओं से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारे बेटों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, लेकिन उनकी रिहाई तभी संभव है जब तुम दोनों में से कोई एक यह स्वीकार करे कि दूसरे बेटे को संपत्ति का वारिस होना चाहिए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपना मास्टर स्ट्रोक चला। और सुनो, चूंकि तुम दोनों को अपने बेटों से बेइंतहा प्यार है, इसलिए मैं एक और रास्ता देता हूँ। कल सुबह मैं इन दोनों बेटों के लिए एक एक जल्लाद भेजूंगा। ये जल्लाद उन्हें कारागार में एक विशेष प्रकार की यातना देंगे। जिस माँ का बेटा यातना सहन नहीं कर पाएगा, उसे उस बेटे को छोड़कर दूसरे बेटे के लिए दावा छोड़ना होगा। अकबर ने रानी से बीरबल की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल इतना कठोर निर्णय दे रहे हैं। दूसरा दृश्य, माताओं का व्याकुल इंतजार। अगली रात दोनों माताओं के लिए एक भी पल सोना मुश्किल था। रानी, प्रवीण की दत्तक माँ, अपने घर में बेचैन घूम रही थी। उसे याद आ रहा था कि प्रवीण बचपन में एक छोटी सी खरोंच लगने पर भी कैसे रोया करता था। हाय, मेरा प्रवीण कितना नाजुक है। वह उस कारागार की यातना कैसे सहन कर पाएगा? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? संपत्ति जाए भार में,
मुझे मेरा बेटा चाहिए, रानी ने अकेले में रोते हुए कहा। उधर सुशीला, वरुण की सगी माँ, भी चिंता में थी। हालांकि वह संपत्ति की लालची थी, लेकिन वरुण उसका सगा बेटा था। वरुण बहुत मजबूत है। उसे पता है कि यह सिर्फ एक परीक्षा है, लेकिन अगर उसने हार मान ली और संपत्ति दूसरे को मिल गई तो? नहीं, उसे मजबूत रहना होगा। वह सगा खून है, वह सहन कर सकता है, सुशीला ने सोचा, लेकिन उसके मन में भी डर था। तीसरा दृश्य, कारागार में यातना का नाटक। अगली सुबह दरबार लगने से पहले बीरबल ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने 2 जल्लादों को बुलाया और उन्हें सख्त हिदायत दी। सुनो, अंदर जाकर तुम्हें बस नाटक करना है, किसी भी बेटे को छूना भी नहीं है। बस कारागार के बाहर जोर जोर से चिल्लाना और नकली आवाजें निकालना, जैसे तुम उन्हें भयानक यातना दे रहे हो। बीरबल खुद वेश बदलकर कारागार के बाहर एक कोने में खड़े हो गए ताकि माताओं की प्रतिक्रिया देख सकें। जल्लाद अंदर गए और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने, डरावनी आवाजें निकालने और लोहे की जंजीरों को खींचने का नाटक शुरू कर दिया। कारागार के बाहर खड़ी दोनों माताओं के लिए यह आवाज असहनीय थी। सबसे पहले रानी प्रवीण की दत्तक माँ दौड़ती हुई कारागार के द्वार पर पहुंची। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा कि उसके बेटे को मारा जा रहा है। रानी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा और चीखते हुए बीरबल को पुकारा। बीरबल, बंद करो यह सब, बंद करो। मेरा बेटा अब और दर्द सहन नहीं कर सकता। मैं अपनी सारी दावेदारी छोड़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि वरुण ही असली उत्तराधिकारी है। बस मेरे बेटे को छोड़ दो। उसी वक्त सुशीला, वरुण की सगी माँ, भी आगे बढ़ी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अलग थी। उसने दरवाजे पर कान लगाया और थोड़ा विचलित होकर भी अपने मन को कड़ा किया। वरुण, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। याद रखो, वह संपत्ति हमारी है। थोड़ी देर और। सुशीला अभी भी संपत्ति और अपने हक की बात सोच रही थी, जबकि रानी का एकमात्र ध्यान बेटे की पीड़ा पर था। बीरबल, जो यह सब देख रहे थे, ने तुरंत अपना वेश बदला और दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। असली उत्तराधिकारी भाग 3, माँ का बलिदान और सच्चाई का तराजू। पहला दृश्य, बीरबल का अंतिम निरीक्षण। जैसे ही रानी प्रवीण की दत्तक माँ ने चीखकर अपनी सारी दावेदारी छोड़ने की घोषणा की, बीरबल ने तुरंत जल्लादों को रोकने का इशारा किया। जल्लादों ने तुरंत अपना नाटक बंद कर दिया और कारागार में शांति छा गई। बीरबल तुरंत दोनों माताओं के पास पहुंचे, जो सदमे और थकान से बुरी तरह कांप रही थीं। रानी प्रवीण की माँ जमीन पर बैठी हुई थी और बार बार बस यही दोहरा रही थी, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। सुशीला, वरुण की माँ, भी कांप रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी गुस्सा और निराशा थी। वह रानी की तरफ घूर रही थी, क्योंकि रानी ने हार मानकर वरुण के लिए रास्ता साफ कर दिया था। बीरबल ने रानी की तरफ देखा। रानी, क्या आप अपनी बात पर कायम हैं? आप संपत्ति का सारा हक छोड़ रही है और स्वीकार कर रही है कि वरुण ही असली उत्तराधिकारी है, ताकि आपके बेटे प्रवीण को रिहा किया जा सके। रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के आंसू पोंछे और कहा, हाँ बीरबल, संपत्ति, व्यापार, धन, यह सब बेमानी है। मेरे बेटे की जान और उसका आराम दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। मेरी कोख भले ही सूनी हो, पर मेरा दिल चीख रहा है। अगर यह बलिदान देकर मेरे बेटे की जान बचती है, तो मुझे मंजूर है। सुशीला तुरंत कूदकर आगे आई। बीरबल, तो अब फैसला हो गया। रानी ने खुद स्वीकार कर लिया है। वरुण ही असली उत्तराधिकारी है। अब मेरे बेटे को तुरंत रिहा कर दिया जाए। दूसरा दृश्य, बीरबल का न्याय। बीरबल ने रानी और सुशीला दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कारागार के द्वार पर खड़े सिपाहियों को हुक्म दिया, प्रवीण और वरुण को फौरन बाहर निकालो। दोनों बेटे बाहर आए। वे पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उनके शरीर पर खरोंच का एक निशान भी नहीं था। उन्हें देखकर माएँ हैरान रह गईं। अकबर भी अब दरबार में आ चुके थे और वे इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। बीरबल ने गंभीर स्वर में दरबार को संबोधित किया। जहांपनाह और दरबार के सभी प्रतिष्ठित सदस्य,
इस मामले में हमने संपत्ति या कानून की नहीं, बल्कि मानव हृदय की गहराई की परीक्षा ली, और इस परीक्षा में सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने सुशीला की तरफ इशारा किया। सुशीला, तुम वरुण की सगी माँ हो। तुम्हारा हक सगा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रेम स्वामित्व पर आधारित था। जब तुम्हारे बेटे को यातना दी जा रही थी, तो तुमने अपनी दावेदारी छोड़ने के बजाय अपने बेटे को याद दिलाया कि उसे मजबूत रहना है ताकि संपत्ति हाथ से न जाए। तुम्हारे मन में दौलत की फिक्र थी, बेटे की तकलीफ की नहीं। फिर बीरबल रानी की ओर मुड़े। और रानी, प्रवीण तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा है। तुम जानती थी कि तुम संपत्ति की लड़ाई हार सकती हो, लेकिन जब तुमने अपने बेटे की चीख सुनी जो कि नकली थी, तो तुमने एक पल की भी देरी नहीं की। तुमने तुरंत संपत्ति का सारा दावा छोड़ दिया। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई और निर्णायक लहजे में कहा, सच्ची माँ वही होती है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज, चाहे वह उसका हक हो, संपत्ति हो या खुद की जान, तुरंत कुर्बान कर दे। संपत्ति और खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता बलिदान का होता है। बीरबल ने यह कहते हुए घोषणा की, आता मैं यह फैसला सुनाता हूँ कि सेठ धर्मपाल की संपत्ति का असली उत्तराधिकारी प्रवीण है, क्योंकि उसकी दत्तक माँ रानी ने यह साबित कर दिया कि उसका प्रेम उस संपत्ति से कहीं अधिक सच्चा और निस्वार्थ है। रानी, प्रवीण की माँ और प्रवीण दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तीसरा दृश्य, अकबर की प्रशंसा। बादशाह अकबर उठे और बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, यह कैसा असाधारण न्याय है। तुमने साबित कर दिया कि असली रिश्ता कोख से नहीं, बल्कि दिल के बलिदान से बनता है। तुमने एक ऐसे मामले को सुलझाया जिसे कोई कानून की किताब हल नहीं कर सकती थी। अकबर ने आदेश दिया कि सेठ धर्मपाल की सारी संपत्ति प्रवीण को दी जाए और रानी को उसकी सच्ची ममता के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जाए। सुशीला को चेतावनी दी गई कि वह लालच छोड़कर अपने बेटे वरुण के साथ शांति से रहे। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर मानवीय स्वभाव को परख कर यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ प्रेम का सवाल होता है, वहाँ सबसे बड़ी कसौटी बलिदान ही होती है, न कि जन या कानून। सोने का अंडा, भाग 1, मूर्खतापूर्ण लालच का उदय, किसान का भाग्य। यह कहानी आगरा के पास के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद लालची किसान रहता था। माधव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और अपनी छोटी सी जमीन पर मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन सुबह जब माधव अपनी झोपड़ी के पीछे खुले आंगन में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पुरानी मुर्गी, जिसे वह महीनों से पाल रहा था, जमीन पर कुछ चोंच मार रही है। माधव ने उत्सुकता से देखा। जमीन पर सामान्य अंडे के बगल में एक ऐसी चीज पड़ी थी जिसे देखकर माधव की आंखें फटी रह गईं। वह पूरी तरह से सोने का अंडा था। माधव ने झट से उस अंडे को उठाया। वह वजन में भारी और छूने में ठंडा था। उसने उसे रगड़कर देखा। यह शुद्ध 24 कैरेट सोने का था। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अंडे को अपने कपड़े में छिपा लिया और घर के अंदर भाग गया। उस रात माधव ने अपनी पत्नी को यह चमत्कार दिखाया। दोनों ने तय किया कि वे यह बात किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने चुपचाप बाजार जाकर अंडे को ऊंचे दाम पर बेच दिया। उन्हें इतना पैसा मिला कि उन्होंने तुरंत अपनी सारी गरीबी दूर कर ली। दूसरा दृश्य, लालच की बढ़ती भूख। अगले दिन सुबह माधव भागा भागा आंगन में गया और हाँ, उस मुर्गी ने फिर से एक सोने का अंडा दिया था। यह क्रम लगातार चलता रहा। रोज एक अंडा। माधव अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसने गांव में सबसे शानदार घर बनवाया, कई बीघा जमीन खरीदी और नौकर जाकर रख लिए। वह अब किसान नहीं, बल्कि गांव का सबसे धनी सेठ बन गया था। लेकिन माधव का लालच सोने के अंडों की चमक के साथ बढ़ता ही चला गया। एक अंडा रोज। माधव ने अपनी पत्नी से कहा, यह बहुत कम है। अगर यह मुर्गी रोज एक अंडा दे सकती है, तो इसके पेट के अंदर तो सोने के अंडों का पूरा भंडार होगा। माधव की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे यह हमारी खुशकिस्मती है। रोज एक अंडा काफी है। लालच मत करो। भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहो।
लेकिन माधव पर अंधे लालच का भूत सवार हो चुका था। उसने अपनी पत्नी को डांटा और घोषणा की, नहीं, अगर मुझे एक दिन में 100 अंडे मिल जाएं, तो मैं बादशाह अकबर से भी अमीर बन जाऊंगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। माधव ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। उसका दिमाग एक ही बात सोच रहा था, मुर्गी का पेट सोने का खजाना। तीसरा दृश्य, मूर्खतापूर्ण निर्णय। अगली सुबह जब मुर्गी ने अपना रोज का सोने का अंडा दिया, तो माधव ने वह अंडा उठाया और एक भयानक निर्णय लिया। उसने एक तेज धार वाली छुरी उठाई और आंगन में जाकर उस बेचारी मुर्गी को पकड़ लिया। मुझे अब और इंतजार नहीं करना है, माधव ने गुस्से में कहा। आज मैं तुम्हारे पेट को चीरकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूंगा। क्यों रोज रोज सिर्फ एक अंडा देना? माधव की पत्नी रोते हुए दौड़ी आई और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालच में अंधा हो चुका माधव उसकी बात नहीं सुन पाया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। माधव ने लालच में आकर उस अनोखी मुर्गी का पेट चीर डाला। लेकिन अंदर क्या मिला? कुछ नहीं। अंदर अन्य पक्षियों की तरह मुर्गी के पेट में केवल मांस और खून था। अंडों का कोई भंडार नहीं था। माधव चीत पड़ा। उसकी मूर्खता और लालच ने उसकी सोने की खान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वह मुर्गी, जो उसे रोज एक सोने का अंडा दे रही थी, अब मर चुकी थी। माधव और उसकी पत्नी सिर पकड़कर रोने लगे। वे अब पहले से भी ज्यादा गरीब हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी शुरुआती दौलत अंधाधुंध खर्च कर दी थी और अब आय का कोई स्रोत नहीं बचा था। यह खबर जल्द ही बादशाह अकबर और बीरबल के दरबार तक पहुंची। सोने का अंडा, भाग 2, दरबार में मूर्खता का मामला। पहला दृश्य, बीरबल के सामने मूर्खता का विश्लेषण। माधव किसान की मूर्खतापूर्ण कहानी आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। यह कहानी इतनी असाधारण थी कि यह जल्द ही आगरा के शाही दरबार तक पहुंच गई। एक शाम, जब दीवाने खास में हल्की फुर्सत का माहौल था, बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया, जो हमेशा की तरह किसी गंभीर मसले पर अपने विचार देने के लिए तैयार बैठे थे। बीरबल, अकबर ने गहरी निराशा के साथ कहा, क्या तुमने उस मूर्ख किसान माधव की कहानी सुनी? एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान ने रोजाना सोने का अंडा कमाने का मौका दिया, उसने लालच में आकर अपनी सोने की खान को ही नष्ट कर दिया। इस दुनिया में इतना बड़ा मूर्ख और कोई हो सकता है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने कहानी सुनी है। यह केवल मूर्खता नहीं, बल्कि अंधे लालच का परिणाम है। लालच जब सीमा पार कर जाता है, तो इंसान की सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। माधव ने उस मुर्गी को सोने के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि जमा किए हुए खजाने के रूप में देखा। उसने वर्तमान के स्थिर लाभ के बजाय भविष्य के काल्पनिक बड़े लाभ को प्राथमिकता दी। अकबर ने सिंहासन पर हाथ पटका। यह केवल उसका निजी नुकसान नहीं है, बीरबल। यह पूरी सल्तनत के लिए एक सबक है। यदि साधारण लोग इस तरह के लालच में पड़कर अपना नुकसान करते रहेंगे, तो राज्य में समृद्धि कैसे आएगी? मैं चाहता हूं कि इस घटना को पूरी सल्तनत के लिए एक उदाहरण बनाया जाए। दूसरा दृश्य, बीरबल की अनोखी योजना। हुजूर, बीरबल ने कहा, आपका इरादा नेक है, लेकिन माधव को सीधे सजा देने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे और उसकी प्रजा को लालच की असली कीमत समझानी होगी। मैं एक योजना बनाता हूँ जिससे माधव अपनी गलती को हर पल महसूस करे। क्या योजना है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी योजना बताई। सबसे पहले माधव को दरबार में पेश किया जाए। उसे जरा भी महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे सजा मिलने वाली है। इसके विपरीत हम उसे इनाम देंगे। पूरा दरबार भ्रमित हो गया। इनाम? मूर्खता के लिए? वजीर टोडरमल ने पूछा। बीरबल ने अपनी योजना जारी रखी। पहला कदम, माधव को दरबार में बुलाया जाए और उसकी मूर्खता पर खुले तौर पर कोई टिप्पणी न की जाए। दूसरा कदम, उसे शाही खजाने से एक बड़ी रकम, मान लीजिए 1000 अशर्फिया, इनाम के तौर पर दी जाए। लेकिन यह इनाम एक शर्त पर दिया जाएगा। तीसरा कदम, उस शर्त के रूप में माधव को एक विशाल और भव्य घर बनाने का आदेश दिया जाए। यह घर उसी गांव में बनना चाहिए जहां वह रहता था, और उस घर को पूरा होने में कम से कम 1 साल का समय लगना चाहिए। लेकिन बीरबल,
अकबर ने आपत्ति की, इससे उसे सबक कैसे मिलेगा? वह तो अमीर बन जाएगा। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ समझाया, नहीं हुजूर, आप मेरी बात का गहरा अर्थ समझिए। माधव को यह लगेगा कि उसकी मूर्खता नहीं, बल्कि उसकी साहस और किस्मत का इनाम मिला है। वह उस मुर्गी को खोने के गम को भूल जाएगा। वह उस विशाल घर को बनाने में अपनी पूरी नई दौलत झोंक देगा। वह अपने पुराने आराम को छोड़कर एक भव्य भविष्य का सपना देखेगा। लेकिन बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, 1 साल बाद जब घर पूरा हो जाएगा और माधव खुशी खुशी उसमें रहने आएगा, तब मैं उसे असली सबक सिखाऊंगा। हम उसे अचानक उसकी दौलत से छीन लेंगे और उसे दिखाएंगे कि एक स्थिर छोटा लाभ एक अस्थिर बड़ा लालच से हमेशा बेहतर होता है। उसे पता चलेगा कि उसने न केवल मुर्गी खोई, बल्कि अपनी बुद्धि और अपनी नई दौलत भी खो दी। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे। यह योजना जटिल थी, लेकिन शैतानी रूप से चालाक थी। यह सीधे दंड से ज्यादा प्रभावी होगी। ठीक है बीरबल, अकबर ने अंततः कहा, तुम्हारी योजना में दम है। इस लालची माधव को दरबार में पेश किया जाए और इनाम की घोषणा की जाए। तीसरा दृश्य, माधव को इनाम और निर्माण कार्य शुरू। अगले ही दिन माधव को शाही दरबार में लाया गया। वह डर से कांप रहा था। उसे लगा कि बादशाह उसे मुर्गी मारने की मूर्खता के लिए कड़ी सजा देंगे। लेकिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, हमें पता चला है कि तुम एक बड़े मेहनती किसान थे। तुम्हारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हमें दुख हुआ है, लेकिन हम तुम्हारी उद्यमशीलता से खुश हैं। माधव हैरान रह गया। इसलिए अकबर ने घोषणा की, तुम्हें 1000 अशर्फिया इनाम में दी जाती है। माधव की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सोचा, देखा, मैं भाग्यशाली हूँ। मुर्गी मरी तो मरी, पर मुझे बादशाह से इनाम मिल गया। मेरा लालच सही था। लेकिन एक शर्त है, बीरबल ने हस्तक्षेप किया। इस सारी रकम से तुम्हें अपने गांव में सबसे आलीशान, सबसे भव्य घर बनवाना होगा। यह घर कम से कम 1 साल में पूरा होना चाहिए, और इस दौरान तुम अपने पुराने आराम को छोड़कर इस घर के निर्माण में पूरी तरह से लग जाओगे। यह तुम्हारा शाही हुक्म है। माधव खुशी से उछल पड़ा। जैसी हुजूर की आज्ञा, मैं अपनी जान लगा दूंगा। माधव तुरंत गांव लौटा और जमीन खरीदी। उसने अपनी सारी नई दौलत, इनाम की अशर्फिया और मुर्गी बेचकर कमाए गए बाकी पैसे उस विशाल घर को बनाने में झोंक दिए। वह अब गांव का सबसे बड़ा बिल्डर और सबसे व्यस्त आदमी बन गया था। उसने अपना सारा समय, शक्ति और ध्यान बस उस भव्य, काल्पनिक भविष्य को बनाने में लगा दिया, यह भूलकर कि वह केवल लालच के जाल में फंस रहा है। अगले पूरे साल माधव ने ईंटें जोड़कर एक सपनों का महल खड़ा किया, जो उसकी लालच की एक विशाल स्मारक बनने वाला था। पहला दृश्य, शाही उद्यान का भ्रमण। यह बात एक सुहावनी दोपहर की है। बादशाह अकबर अपने सबसे करीबी दरबारी बीरबल और एक अन्य दरबारी मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी ईर्ष्या और मंदबुद्धि के लिए जाने जाते थे, के साथ शाही उद्यान में टहल रहे थे। उद्यान सुंदर फूलों और फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। टहलते हुए उनकी नज़र एक बड़े, गोल और चिकने कद्दू पर पड़ी, जो झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। अकबर ने उत्सुकता से कद्दू की ओर इशारा किया। बीरबल, वह देखो, यह क्या है? झाड़ियों के बीच इतना बड़ा और गोल फल या सब्जी मैंने पहले कभी नहीं देखी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कद्दू की तरफ देखा। उनके दिमाग में एक शैतानी विचार कौन था। वह जानते थे कि बादशाह अकबर कई बार ऐसी बातों पर भी आसानी से विश्वास कर लेते थे जो थोड़ी भी मज़ेदार लगती थीं, और मुल्ला दो प्याजा तो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते थे। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण कद्दू नहीं है। अकबर ने अपनी भौं हिचकाई। तो फर्क क्या है? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, यह एक घोड़े का अंडा है। यह सुनकर अकबर और मुल्ला दो प्याजा दोनों अवाक रह गए। क्या, घोड़े का अंडा? अकबर ने अचंभित होकर पूछा। घोड़े तो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे कहाँ देते हैं? बीरबल ने अपना सिर हिलाया। हुजूर, आप सामान्य घोड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन यह घोड़ा, यह किसी विशेष नस्ल का है,
जिसे उड़न खटोला या पवनपुत्र जैसी तेज नस्ल कहा जाता है। उन गोरों के बच्चे बहुत कीमती होते हैं। और हाँ, इनके बच्चे अंडे से निकलते हैं, जो सिर्फ साल में एक बार ही दिए जाते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मेरे पूर्वज इस रहस्य को जानते थे। दूसरा दृश्य, मुल्ला दो प्याजा का अत्यात्म विश्वास। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा तुरंत कूद पड़े। वह बीरबल की हर बात को गलत साबित करने का मौका नहीं छोड़ते थे, भले ही वह बात कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। गलत, बीरबल? पूरी तरह से गलत, मुल्ला ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। जहांपनाह, बीरबल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। घोड़े अंडा नहीं दे सकते। यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। बीरबल ने मुल्ला की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। ठीक है, मुल्ला जी, यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप खुद इसे साबित कर सकते हैं। यह अंडा बहुत नाजुक होता है। इसे सावधानी से ले जाकर किसी गर्म और सुरक्षित जगह पर रखना होता है। यदि आप इसे सही तरीके से सेते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, तो कुछ ही दिनों में इसमें से एक शाही बच्चा घोड़ा फोल बाहर निकलेगा, जो दुनिया का सबसे तेज घोड़ा होगा। अकबर को अब मजा आने लगा था। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा से कहा, मुल्ला जी, बीरबल का कहना है कि यह घोड़ा है। आप कहते हैं कि यह कद्दू है। क्यों न इस रहस्य को सुलझाया जाए? यदि आप बीरबल को गलत साबित कर देते हैं, तो आपको शाही खजाने से सोने के मोहरे मिलेंगे। मुल्ला दो प्याजा की आंखें चमक उठीं। सोने के मोहरों के लालच में और बीरबल को नीचा दिखाने के जुनून में उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मुझे यह शर्त मंजूर है, मुल्ला ने उत्साह से कहा। मैं इसे साबित करूंगा कि यह सिर्फ एक कद्दू है और बीरबल एक झूठा है। बीरबल ने धीरे से मुल्ला के कान में फुसफुसाया, मुल्ला जी, एक बात याद रखना, यह घोड़ा बहुत जंगली होता है। जब यह अंडा टूटेगा तो बच्चा घोड़ा डरकर भागेगा। आपको उसे पकड़ना होगा, और यह भी याद रखना कि इसे बहुत गर्मजोशी और प्यार की जरूरत है। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की बातों को उपदेश समझा और तुरंत उस विशाल कद्दू को, जो वास्तव में एक घोड़े का अंडा था, उठाया। वह उसे बड़े प्यार से सीने से लगाकर अपने निवास की ओर चल दिए, यह सोचते हुए कि वह जल्द ही बीरबल को हराने वाले हैं। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, तुम हमेशा ऐसी शरारत क्यों करते हो? अब मुल्ला क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, अब असली मजा शुरू होगा। मैं उन्हें वह घोड़े का बच्चा भी दिलवाऊंगा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं है। अब हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की तैयारी। बीरबल अगले दिन एक बहुत ही छोटे और प्यारे बच्चे घोड़े को खरीदने गए। यह घोड़ा अभी हाल ही में अपनी माँ से अलग हुआ था और भागने में बहुत तेज था। बीरबल ने इस घोड़े को अपने एक वफादार सेवक को सौंप दिया और उसे मुल्ला दो प्याजा के घर के आसपास की झाड़ियों में छिपाने का निर्देश दिया। निर्देश सरल थे। जब तुम्हें मुल्ला दो प्याजा के घर से जोरदार चीख सुनाई दे, तब तुम इस छोटे घोड़े को तुरंत झाड़ियों से निकालकर पूरी ताकत से मुल्ला जी के घर की तरफ भगा देना, और फिर वहां से तेजी से गायब हो जाना। इधर मुल्ला दो प्याजा अपने घर में उस विशाल कद्दू रूपी अंडे को अपने सबसे कीमती और गर्म बिस्तर पर रखे हुए थे। वह उसे लगातार सहला रहे थे, फुसफुसा रहे थे और सोने के मोहरों का सपना देख रहे थे। वह पूरे गांव को बता रहे थे कि वह जल्द ही बादशाह के अस्तबल के सबसे कीमती घोड़े के मालिक बनने वाले हैं। घोड़े के अंडे, भाग 2, मुल्ला का सब्र और कद्दू का टूटना। पहला दृश्य, मुल्ला की अधीरता। मुल्ला दो प्याजा ने उस विशाल कद्दू रूपी घोड़े के अंडे को बड़ी हिफाजत से अपने घर के सबसे गर्म और नरम कोने में रख दिया था। उन्होंने दिन रात उस अंडे की निगरानी की। उन्होंने उस पर कई तरह के गर्म कपड़े डाले, उसे गुनगुने पानी के छींटे मारे और यहाँ तक कि उससे प्यार भरी बातें भी की, यह उम्मीद करते हुए कि जल्द ही वह घोड़ा बाहर निकल आएगा। एक हफ्ता बीत गया। मुल्ला ने अकबर के दरबार में जाना भी कम कर दिया था। हर कोई उनसे पूछता, मुल्ला जी, क्या अंडा फूट गया? और हर बार मुल्ला खींचकर जवाब देते, थोड़ा इंतजार करो, यह एक शाही अंडा है, उसे समय लगता है। लेकिन मुल्ला का सब्र अब जवाब देने लगा था।
वह सोने के मोहरों और बीरबल को हराने के लिए बेचैन थे। एक शाम मुल्ला ने बीरबल के निर्देशों को याद किया। यह घोड़ा बहुत जंगली होता है और इसे गर्मजोशी और प्यार की जरूरत है। हो सकता है, मुल्ला ने खुद से कहा, कि मैं इसे पर्याप्त गर्मजोशी नहीं दे रहा हूँ। या हो सकता है कि यह बहुत जंगली होने के कारण बाहर निकलने में डर रहा हो। मुल्ला ने अपने कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी कर दी कि वहां बैठना मुश्किल हो गया। वह रात भर जागते रहे, कद्दू को अपने सीने से लगाए रहे और अजीबोगरीब आवाजें निकालते रहे ताकि घोड़े के बच्चे को लगे कि वह सुरक्षित है। दूसरा दृश्य, इंतजार की सीमा। अगले दिन मुल्ला की निराशा चरम पर पहुंच गई। कद्दू में जरा भी हरकत नहीं हुई। वह न तो फूटा, नहीं उसमें से कोई आवाज आई। मुल्ला गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, बीरबल ने मुझे झूठ बोला। यह जरूर एक कद्दू है। मैं जाता हूँ और बादशाह को बताता हूँ कि बीरबल ने मुझे धोखा दिया है और यह शर्त रद्द की जाए। मुल्ला अपनी पगड़ी पहनकर दरबार जाने ही वाले थे, तभी उन्हें एक और विचार आया। लेकिन अगर यह सच में घोड़ा हुआ तो, और मैंने इसे तोड़ दिया तो, मैं सोने के मोहरों और बीरबल को हराने का मौका हमेशा के लिए खो दूंगा। मुल्ला दो प्याजा एक बार फिर लालच और डर के बीच फंस गए। उन्होंने कद्दू को उठाया, उसे जमीन पर धीरे से थपथपाया और बोले, ओह मेरे कीमती घोड़े, तुम्हें बाहर आना ही होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुल्ला ने कद्दू को थोड़ा और गर्म करने का फैसला किया। उन्होंने कद्दू को एक बड़े कंबल में लपेट दिया और उसे सीधे गर्म अंगीठी के पास रख दिया। कुछ देर बाद कमरे में गर्मी और दबाव बढ़ने के कारण कद्दू की पतली त्वचा चट की एक हल्की सी आवाज के साथ दरक गई। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। हाँ, यह फूट रहा है। बीरबल गलत नहीं था। घोड़ा बाहर आ रहा है। उन्होंने कद्दू को तुरंत अंगीठी से हटाया और उत्साह से उसे जमीन पर पटका। धड़ाम! कद्दू जोर से जमीन पर गिरा और फूट गया। उसका गुदा और बीज चारों तरफ बिखर गए। मुल्ला दो प्याजा घबराकर चीख पड़े, आ रहा है, जंगली घोड़ा आ रहा है। तीसरा दृश्य, बीरबल का अंतिम जाल। मुल्ला दो प्याजा की जोरदार चीख जैसे ही बाहर पहुंची, बीरबल के वफादार सेवक ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। सेवक ने उस छोटे फुर्तीले बच्चे घोड़े को झाड़ियों से बाहर निकाला और उसे मुल्ला के घर की दिशा में भगा दिया। बच्चा घोड़ा, जो अभी भी अपनी माँ से अलग होने के कारण डरा हुआ था और जंगल की खुली हवा पाकर घबरा गया था, पूरी ताकत से मुल्ला के घर की तरफ भागा। मुल्ला दो प्याजा, जो कद्दू के टूटने और सोने के मोहरों के सपने के बीच अजीब सी खुशी में थे, ने अचानक अपने घर के दरवाजे की तरफ से घोड़े के खुरों की तेज आवाज सुनी। फिर उन्होंने देखा, एक छोटा, काला, तेज रफ्तार घोड़े का बच्चा, जो शायद किसी भी मिनट अंडा फोड़कर बाहर निकलने की उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटा और जंगली लग रहा था, तेजी से उनके घर में घुसा। घोड़ा, डरकर, मुल्ला के पैर के पास से सरपट भागा और मुल्ला की पगड़ी को हवा में उछालता हुआ घर के दूसरे दरवाजे से भाग निकला। मुल्ला दो प्याजा का सपना सच हो चुका था। घोड़ा बाहर आ गया था। मुल्ला ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्हें बीरबल की चेतावनी याद थी, बच्चा घोड़ा डरकर भागेगा, आपको उसे पकड़ना होगा। सोने के मोहरों के लालच में अंधा और अपने आप को सही साबित करने के जुनून में मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी फेंककर कद्दू के गूदे से सने हुए पैरों के साथ मेरा घोड़ा चिल्लाते हुए उस छोटे से घोड़े के पीछे भाग पड़े। पूरा गांव यह दृश्य देखकर भौचक्का रह गया। शहर का एक प्रतिष्ठित दरबारी शाही कपड़े पहने एक छोटे से जंगली घोड़े के बच्चे के पीछे गलीगली भाग रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि यह उसका अंडे से निकला हुआ घोड़ा है। जारी रहेगा। भाग 3 में मुल्ला दो प्याजा दरबार में लौटेंगे और बीरबल उन्हें असली सबक सिखाएंगे। घोड़े के अंडे, भाग 3, मुल्ला की वापसी और बीरबल का प्रश्न। पहला दृश्य, थकाहारा मुल्ला। मुल्ला दो प्याजा ने उस छोटे बच्चे घोड़े का पीछा पूरी दोपहर किया। वह बच्चा घोड़ा इतना तेज था कि मुल्ला को पसीना आ गया। उनके कपड़े झूल और कद्दू के गूदे से गंदे हो गए और उनकी पगड़ी कहीं रास्ते में गिर गई। दौड़ते दौड़ते मुल्ला हांफने लगे। अंततः वह छोटा घोड़ा,
जिसे बीरबल के सेवक ने ट्रेनिंग दी थी, गांव की सीमा से बाहर निकल गया और मुल्ला उसे पकड़ नहीं पाए। पूरी तरह से थक चुके, निराश और अपमानित मुल्ला दो प्याजा शाम होते होते शाही दरबार में पहुंचे। वह सीधे बादशाह अकबर के पास गए, जो अपने सिंहासन पर बैठे मुल्ला के आने का इंतजार कर रहे थे। बीरबल भी पास में ही मुस्कुराते हुए बैठे थे। मुल्ला का हाल देखकर पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मुल्ला की सांस फूल रही थी, उनके चेहरे पर डर, गुस्सा और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। ओह हुजूर, मुल्ला ने हाफते हुए कहा, माफ करना, मैं उस बच्चे घोड़े को पकड़ नहीं पाया। अकबर ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, क्या हुआ मुल्ला जी? क्या आपका घोड़े का अंडा फूट गया और घोड़ा भाग गया? हाँ हुजूर, मुल्ला ने स्वीकार किया। वह घोड़ा बहुत जंगली था, जैसा कि बीरबल ने कहा था। वह अचानक बाहर निकला और तेजी से भाग गया। मैंने उसका पूरा पीछा किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। वह बहुत कीमती नस्ल का होगा। मुल्ला अभी भी इस बात पर यकीन कर रहे थे कि वह वाकई में एक घोड़े का अंडा था और उन्होंने बस उस कीमती बच्चे को खो दिया था। दूसरा दृश्य, बीरबल का सीधा वार। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे थे, अब आगे आए। मुल्ला जी, बीरबल ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में पूछा, मुझे आपसे बस एक जरूरी सवाल पूछना है। कृपया ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ताकि बादशाह को सही न्याय मिल सके। मुल्ला ने अपनी छाती पर हाथ रखा। पूछिए बीरबल, मैं सच बोलूंगा। बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ा नाटकीय भाव जोड़ा। मुल्ला जी, आप 50 साल के हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 30 साल से जानता हूँ। आप इतने सालों से घोड़ों को जानते हैं, आप उन्हें अस्तबलों में देखते हैं। मुझे यह बताइए, क्या आपने कभी किसी घोड़े को इतना छोटा देखा है कि वह एक कद्दू के अंदर से निकल सके? क्या घोड़े का बच्चा पैदा होते ही इतना छोटा होता है कि वह कद्दू में समा जाए? यह सवाल सुनते ही मुल्ला दो प्याजा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुल्ला की आंखें फटी रह गईं। अचानक मुल्ला को पूरी बात याद आई। घोड़े अंडे नहीं देते, कद्दू कद्दू ही होता है, और बच्चे घोड़े जन्म से ही बड़े और अपनी माँ के पास होते हैं। मुल्ला के दिमाग में बिजली कौन थी? उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वह कितने बड़े मूर्ख बने हैं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे यह तो कद्दू था। हाँ, वह कद्दू ही था। घोड़े अंडा नहीं देते, मुझे याद है, मैंने बचपन में पाया था। बीरबल, तुमने मुझे धोखा दिया। पूरा दरबार हंसी के मारे लोटपोट हो गया। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। तीसरा दृश्य, मूर्खता का असली कारण। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे। मुल्ला जी, बीरबल ने कहा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने आपको एक तर्कहीन दावा पेश किया, जिसे आपने अपनी ईर्ष्या और लालच के कारण तुरंत स्वीकार कर लिया। बीरबल ने दरबार को संबोधित किया, हुजूर, मुल्ला जानते थे कि घोड़े अंडा नहीं देते, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस मूर्खतापूर्ण दावे को मान लेने से उन्हें दो चीजें मिलेंगी, सोने के मोहरों का बड़ा इनाम, मुझे, बीरबल को, गलत साबित करने का मौका, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मुल्ला जी, बीरबल ने मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, आपने अपने लालच और ईर्ष्या के कारण अपने सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, को भी छोड़ दिया, और इसीलिए आपको एक कद्दू, जो अंत में सिर्फ गूदा ही देगा, एक कीमती घोड़े के अंडे जैसा दिखने लगा। बादशाह अकबर ने हंसते हुए अपने वजीरों की ओर देखा। देखो, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच और ईर्ष्या इंसान को कितना अंधा बना सकती है। मुल्ला दो प्याजा, तुमने अपनी मूर्खता से यह साबित कर दिया कि बीरबल ही दरबार में सबसे बुद्धिमान है। बीरबल की इस चतुराई भरी शरारत ने न केवल मुल्ला को, बल्कि पूरे दरबार को एक गहरा सबक सिखाया। ज्ञान की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि आप कब जानते हैं कि किसी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना है। जारी रहेगा। भाग 4 में अकबर बीरबल को पुरस्कृत करेंगे और इस शरारत के हास्यास्पद नतीजे देखेंगे।